तो हम बात कर रहे थे अम्ल क्षार की। अम्ल क्षार में हमने बफर विलयन पढ़ा। बफर विलयन दो प्रकार का, अम्लीय बफर और क्षारीय बफर। अम्लीय बफर में क्या होता है, कोई भी दुर्बल अम्ल और उसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार के साथ बना लवण अम्लीय बफर विलयन होता है। और क्षारीय बफर विलयन क्या होता है, कोई भी दुर्बल क्षार और उसी दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का जलीय विलयन। फिर इसमें हमने बफर विलयन की पीएच और पीओएच के सूत्र पढ़े थे। अम्लीय बफर विलयन की पीएच क्या होती है, पीएच बराबर pKa प्लस लॉग लवण की सांद्रता बटे अम्ल की सांद्रता। इसी प्रकार से क्षारीय बफर विलयन के निकाला जाता है पीओएच, और पीओएच इसका होता है pKb प्लस लॉग लवण की सांद्रता बटे क्षार की सांद्रता। इन्हें अपन एंडरसन समीकरण कहते हैं। क्षारीय बफर विलयन के लिए पीएच निकालनी हो तो पहले पीओएच निकालेंगे, उसको 14 में से माइनस कर देंगे और उसका पीएच आ जाएगा। जैसे इक्वेशन की अपन बात करें कि NH4Cl की सांद्रता NH4OH की तुलना में 10 गुनी है, 10 गुनी है तो विलयन की पीएच क्या होगी, विलयन की पीएच क्या होगी। तो पहली बात तो अपने को क्या क्या चीजें दे दी इसमें, NH4OH दे दिया और NH4Cl दे दिया। NH4OH और NH4Cl, NH4OH क्या हो गया, क्षार, और ये प्रबल अम्ल का लवण। तो पहली बात तो बफर विलयन है, लेकिन कैसा बफर है, ये क्षारीय बफर है। जो भी अपने पास आ रहा है, हम दुर्बल अम्ल आ रहा है तो अम्लीय बफर होगा, दुर्बल क्षार आ रहा है तो क्षारीय बफर होगा। यहाँ पर दुर्बल क्षार है इसलिए क्षारीय बफर है ये। इसकी सांद्रता, ये लवण है, इसकी सांद्रता इसकी तुलना में 10 गुनी है, तो इसकी सांद्रता 10 हो गई, तो इसकी सांद्रता कितनी हो गई, 1 हो गई। अब क्षारीय बफर के लिए क्या निकाला जाता है, POH। POH कितना हुआ है, POH बराबर क्या होता है, pKb प्लस लॉग लवण की सांद्रता अपॉन क्षार की सांद्रता। तो POH बराबर pKb का मान उसने क्वेश्चन में अपने को दिया है कि यदि pKb बराबर 4.74 है, ये pKb का मान दे रखा है। तो pKb का मान कितना है, 4.74 प्लस लॉग लवण की सांद्रता कितनी हो गई, 10, क्षार की सांद्रता कितनी हो गई, 1। 10 में 1 का भाग देंगे 10 ही आएगा, लॉग 10 का मान होता है 1। तो POH बराबर कितना हो गया, 474 प्लस 1 बराबर 574, क्योंकि लॉग 10 का मान 1 होता है। अब हमें क्या चाहिए, पीएच। तो पीएच कैसे निकालते हैं, 14 में से POH को माइनस कर देते हैं, तो 14 माइनस 5.74 बराबर 8.26। तो इस प्रकार इस विलयन की पीएच हो जाएगी 8.26। तो क्षारीय बफर विलयन है, इसलिए पहले POH निकालेंगे, जो POH आएगी उसको 14 में से माइनस कर देंगे तो पीएच आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बफर क्षमता। बफर क्षमता कैसे निकालते हैं, अम्ल की या क्षार की जो भी है, तो अम्ल या क्षार की सांद्रता अपॉन पीएच में परिवर्तन। सांद्रता देगा, पीएच देगा, कितना परिवर्तन हुआ है मान रख देंगे, अम्ल या क्षार की सांद्रता बटे पीएच में परिवर्तन बफर क्षमता कहलाएगी। अच्छा, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया हमें, वो कहता है कि 1 लीटर आयतन में 0.02 मोल NaOH मिलाने पर ये इसकी सांद्रता हो गई, जो मोल वाली देर की सांद्रता होती है। तो 0.02 मोल NaOH मिलाने पर विलयन की पीएच 5.75 से 5.80 हो जाती है, तो बफर क्षमता क्या होगी। तो देखो सांद्रता उसने हमें दी 0.02 मोल प्रति लीटर। पीएच में परिवर्तन कितना हुआ,
5.80 माइनस 5.75, दोनों ज़्यादा में इसका को हटा देंगे तो आ गया 0.05। ये पीएच में परिवर्तन आ गया। अब बफर क्षमता क्या हो गई? बफर क्षमता बराबर सांद्रता 0.02, पीएच में परिवर्तन 0.05। ये पॉइंट से पॉइंट गया, कितना बचा? 2/5। इसको सॉल्व कर देंगे 0.4। ये इसकी बफर क्षमता आ गई। तो बफर क्षमता के लिए क्या करना है? अम्ल या क्षार की सांद्रता जो भी है उसमें पीएच में परिवर्तन का भाग दे देंगे, बफर क्षमता हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास सूचक, इंडिकेटर्स। सूचक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम के बारे में जानकारी देते हैं कि माध्यम अम्लीय है या क्षारीय है, सूचक कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ जो अपने रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम अम्लीय या क्षारीय के बारे में जानकारी देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जो पदार्थ रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम मतलब अम्लीय या क्षारीय के बारे में जानकारी देते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं सूचक जो हैं। पहला होता है अम्लीय सूचक। अम्लीय सूचक, अम्लीय सूचक क्या होता है? जिनकी पीएच 7 से कम होती है और जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्लीय सूचक होते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ कोई HIN, H मतलब H+ हो गया, IN का मतलब है इंडिकेटर, मतलब सूचक। सूचक का आयन लिया है, ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा? H+ और IN-। इसके लिए वियोजन स्थिरांक निकालेंगे अपन, सूचक का वियोजन स्थिरांक। तो वो उसको अपन बोलेंगे KI। I मतलब इंडिकेटर, सूचक। तो सूचक का वियोजन स्थिरांक KI कैसे निकालते हैं? उत्पाद बटे क्रियाकारक। उत्पाद ऊपर रहता है, क्रियाकारक नीचे रहता है। तो ये H+ IN- अपॉन HIN। इसी तरीके से दूसरा होता है क्षारीय सूचक। क्षारीय सूचक क्या होता है? INOH। INOH ये टूटेगा कैसे? IN+ और OH- में। इसका वियोजन स्थिरांक निकाले हमें KI। उत्पाद ऊपर, क्रियाकारक नीचे। उत्पाद कौन है? IN+ OH- अपॉन INOH। इस प्रकार से दो प्रकार के सूचक हो गए हमारे पास, अम्लीय सूचक और क्षारीय सूचक। और सूचक क्या करते हैं? अपना रंग परिवर्तन द्वारा माध्यम के बारे में जानकारी देते हैं कि माध्यम अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सूचकों की पीएच परास। सूचकों की पीएच परास। तो पीएच परास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? जो सूचक का वियोजन स्थिरांक था KI, उस KI से निकालेंगे PKI। तो पीएच परास बराबर PKI ± 1। क्या करके आई? PKI कितने? या तो +1 या तो -1, एक कम ज्यादा। तो जो भी PKI उसमें से एक कम ज्यादा कर देंगे, एक कम कर देंगे, एक ज्यादा कर देंगे, उससे उसकी क्या निकल जाएगी? परास, पीएच परास। तो पीएच परास, परास का मतलब था रेंज। रेंज मतलब कहां से कहां तक, ठीक है, वो पीएच परास होती है।
तो पीएच परास बराबर क्या होगा, पीके आई प्लस माइनस 1। अब ये चीज कैसे निकालेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक निकाल करके, बाकी वैसे तो लॉग लेके निकालते हैं, लेकिन जैसे किसी का भी के दे रखा हो, के भी दे रखा हो, के आई दे रखा हो, और उनका पी के निकालना हो, ठीक है, किसी का भी कोई भी के दे रखा हो और उसका पी के निकालना हो, ठीक है, तो पी के निकालने के लिए जो घात होगी, 10 की घात रहेगी, घात को आगे ले आएंगे, घात में से माइनस कर देंगे जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसके लॉग मान को। जैसे यहाँ 18 1.8 से गुणा हो रहा है, तो घात में से 1.8 के लॉग को माइनस कर देंगे इस तरीके से। तो किसी का भी के दे रखा है और उस पी के निकालना है, तो आप क्या करो, सीधा तरीका, घात में से गुणा की गई संख्या के लॉग मान को माइनस कर दो। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है कि किसी सूचक का वियोजन स्थिरांक मतलब के आई दे दिया उसने 1.8 इंटू 10 की घात -5 है, तो उसकी पीएच परास क्या होगी। देखिए के आई का मान दिया है उसने, के आई बराबर 1.8 इंटू 10 की घात -5। मैं इस पॉइंट को हटाऊं तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, के आई बराबर, यदि पॉइंट हटेगा तो एक घात बढ़ जाएगी, माइनस की घात बढ़ जाती है, प्लस की कम हो जाती है, तो के आई बराबर हो जाएगा ये 18 इंटू 10 की घात -6 लिख दूं मैं इसको। अच्छा, अब हमें निकालना है इसमें पी के आई, तो पी के आई निकालने के लिए क्या करते हैं, घात को आगे ले आएंगे, तो घात माइनस लॉग 18, जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसके लॉग मान को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पी के आई कितना आ गया, 6 माइनस लॉग 18 का मान होता है 1.25। अभी थोड़ी देर बाद में लॉग के मान निकालना आपको बताऊंगा, लॉग के मान कैसे निकालेंगे, ठीक है, पीएच अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फिर मैं लॉग मान निकालना बताऊंगा। अभी अपने को ध्यान रखना लॉग 18 का मान 25 है, तो ये अपने पास कितना आ गया, पी के आई 4.74। अब हमें निकालना पीएच परास, तो पीएच परास बराबर क्या हो गया, पी के आई प्लस माइनस 1, मतलब 4.74 प्लस माइनस 1। तो एक बार इसमें से -1 करना है, एक बार इसमें +1 करना है, तो -1 करेंगे तो कितना आ गया, 3.74 से 1 जोड़ दिया तो 5.74, तो ये इसकी पीएच परास हो गई, 3.74 से 5.74। तो इस तरीके से पीएच परास अपने को निकालनी है, रेंज निकालनी है कहाँ से कहाँ तक होगी। तो पीएच परास बराबर पी के आई प्लस माइनस 1। पी के आई कैसे निकालेंगे, जो घात है 10 की, उस घात में से जिस संख्या से गुणा हो रहा है उसके लॉग मान को माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में अपने पास दिया है, उसमें के आई का मान दिया 1.8 इंटू 10 की घात -5, तो पीएच परास पूछ रहा है, तो के आई इतना दे दिया, पॉइंट हटाया तो घात 1 बढ़ जाएगी, 18 इंटू 10 की घात -6। इससे हमने निकाला पी के आई बराबर घात कितनी है, 6 माइनस गुणा हो रहा है 18 से, तो लॉग 18 का मान होता है 1.25, जो निकालना बताएंगे अभी। तो 6 में से 1.25 गए तो 4.75 बच गए। अब पीएच परास क्या होगा, पी के आई प्लस माइनस 1, मतलब इसमें से एक बार -1 करना है, एक बार +1 करना है। 4.75 में से 1 माइनस कर दिया तो 3.74, मतलब 75 है ना, ये सॉरी ये 75 है, तो 3.75 टू 5.75 इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न माध्यम में सूचकों का रंग और पीएच परास। तो पहली बात तो अम्लीय जो सूचक है वो अम्लीय माध्यम में काम आएंगे और क्षारीय सूचक है वो क्षारीय माध्यम में काम आएंगे। अब कौन से सूचक, अम्लीय सूचकों की पीएच 7 से कम होगी, क्षारीय सूचकों की पीएच 7 से ज्यादा होगी, और जो 7 के आसपास है वो उदासीन सूचक की श्रेणी में आएंगे या लगभग उदासीन सूचक होंगे। तो सबसे पहला सूचक हमारे पास आता है मैथिल ऑरेंज। मैथिल ऑरेंज को शॉर्ट में MEOH से लिख देते हैं अपन, मैथिल ऑरेंज MEOH।
मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा, क्षारीय माध्यम में पीला रंग देगा और इसकी पीएच परास 3.4 से 4.2 होगी। इसी तरीके से दूसरा सूचक है मैथिल रेड। मैथिल रेड अम्लीय माध्यम में लाल रंग देगा, क्षारीय माध्यम में पीला रंग देगा, पीएच परास होगी 4.4 से 6.3। तीसरा है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू अम्लीय माध्यम में पीला रंग देगा, क्षारीय माध्यम में नीला रंग देगा और पीएच परास है 6 से 7.6। फिर चौथा हमारे पास आता है फिनोल रेड। फिनोल रेड अम्लीय माध्यम में पीला रंग देगा, क्षारीय माध्यम में लाल रंग देगा और पीएच परास 6.8 से 8.4। थाइमोल ब्लू अम्लीय माध्यम में पीला रंग देगा, क्षारीय माध्यम में नीला रंग देगा और पीएच 8 से 9। लास्ट है फिनोफ्थलीन, शॉर्ट में एचपीएच लिख देते हैं इसको। अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता है, अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है। इसकी पीएच 8.3 से 10 होती है। अब रंग की बात आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो दोनों हैं मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड, मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड, इनके अम्लीय माध्यम में लाल रंग है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग है। दोनों के स्टार्टिंग में सेम है, अम्लीय माध्यम में स्टार्टिंग वालों के दोनों के लाल, क्षारीय में नीला। बाकी जो बाद में चारों बचे उनमें से फिनोफ्थलीन तो अम्लीय माध्यम में कोई रंग देता नहीं है, तो बाकी जो तीन है उन तीनों के अम्लीय माध्यम में पीला रंग है, तीनों के अम्लीय माध्यम में पीला रंग है। अब क्षारीय माध्यम में रंग की बात आती है, क्षारीय माध्यम का रंग उनके नाम में ही लिखा हुआ है, जो उनके नाम में जो रंग है वही उनके क्षारीय माध्यम का रंग है। तो जैसे ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसके क्षारीय माध्यम में नीला रंग होगा। फिनोल रेड क्षारीय माध्यम में रेड कलर होगा, लाल रंग। थाइमोल ब्लू क्षारीय माध्यम में नीला रंग होगा। तो आपको ध्यान रखने में आसानी हो सकती है रंग के मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड स्टार्टिंग के दोनों के अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय में पीले, बाकी के जो बचे उनके अम्लीय माध्यम में सभी का पीला रंग। फिनोफ्थलीन अम्लीय माध्यम में कोई रंग देता नहीं है, क्षारीय माध्यम का रंग उनके नाम में लिखा हुआ है, ब्लू रेड और ब्लू, ठीक है। और फिनोफ्थलीन का ध्यान रखना है, गुलाबी होगा, क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं देगा, ठीक है। अब कौन से अनुमापन में कौन सा सूचक उपयोग करते हैं उसकी अपन बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं भिन्न भिन्न अनुमापन में सूचकों का चयन, किस प्रकार के अनुमापन में विलयन के लिए कौन सा सूचक उपयोग किया जाएगा। तो एक आप छोटी सी ट्रिक या नोट ये ध्यान रखेंगे कि सूचक का चयन प्रबल शब्द के आधार पर किया जाता है। प्रबल शब्द से मतलब है कि प्रबल अम्ल है तो अम्लीय सूचक लेंगे, प्रबल क्षार है तो क्षारीय सूचक लेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि अम्ल उसमें प्रबल है कि क्षार प्रबल है, उसके आधार पर सूचक का चयन हम करते हैं। तो अम्लीय सूचक के लिए हम प्रबल अम्ल के लिए अम्लीय सूचक लेंगे और प्रबल क्षार के लिए क्षारीय सूचक लेंगे। तो जैसे अपने पास 4 प्रकार के अनुमापन होते हैं, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का अनुमापन, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का अनुमापन, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का अनुमापन और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का अनुमापन। अब अपन देख रहे हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का अनुमापन। अच्छा, दोनों ही प्रबल है, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है। सूचक का चयन प्रबल शब्द के आधार पर करते हैं, तो इसलिए प्रबल अम्ल है तो मैथिल ऑरेंज उपयोग किया जाएगा। यदि प्रबल अम्ल आ गया तो मैथिल ऑरेंज होगा, या प्रबल क्षार है तो फिनोफ्थलीन उपयोग होगा, HPS। तो अपने पास कोई भी यदि लवण आ जाता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का और उसके लिए उपयुक्त सूचक पूछे तो या तो आंसर होगा मैथिल ऑरेंज या तो होगा HPS फिनोफ्थलीन। लेकिन यदि अलग अलग करके दोनों ही ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों दे सकता है तो वो भी जा सकता है। लेकिन यदि अलग अलग करके MEUH दे दे, HPS दे दे और कोई 2 ऑप्शन और दे दे तो ज्यादा सही आंसर जाएगा HPH फिनोफ्थलीन, क्योंकि इसका कलर ज्यादा अपीयर अच्छे से आएगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम में तो कोई रंग देता नहीं है। सिर्फ रंग इसका होगा किसके कारण, क्षारीय माध्यम के कारण, जो खिल के आएगा। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के अनुमापन में या तो मैथिल ऑरेंज या तो फिनोफ्थलीन, दोनों ही ऑप्शन में तो आंसर जाएगा फिनोफ्थलीन। फिर आता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का अनुमापन। तो प्रबल अम्ल के लिए अम्लीय सूचक उपयोग होगा
अम्लीय सूचक कौन कौन है? या तो मेथिल ऑरेंज है या तो मेथिल रेड। तो मेथिल ऑरेंज है मेथिल रेड, यदि दोनों ही ऑप्शन में तो ज्यादा सही होगा मेथिल ऑरेंज, क्योंकि ज्यादा अम्लीय सूचक कौन सा है? मेथिल ऑरेंज है। फिर दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, तो प्रबल क्षार आ गया, तो प्रबल क्षार के लिए कौन उपयोग किया जाएगा? फिनोक्सिलीन, HPH। दोनों ही दुर्बल आ गए, दोनों दुर्बल आ गए तो लगभग उदासीन के आसपास पीएच होगी, और उदासीन पीएच 6.8 है फिनोल रेड की। फिनोल रेड, जैसे अपन बात करें, क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे कि AgCl के अनुमापन के लिए कौन सा सूचक उपयोग होगा? AgCl। तो अब AgCl अपन देख रहे हैं, AgCl क्या है? दुर्बल क्षार है, और Cl है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल है तो अम्लीय सूचक उपयोग होगा, अम्लीय सूचक उपयोग होगा, आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज या मेथिल रेड। अच्छा, क्वेश्चन आपको बोले वो कि जैसे CH3COONA के अनुमापन के लिए कौन सा सूचक उपयोग होगा? तो आप देख रहे हैं CH3CO दुर्बल अम्ल है और Na प्रबल क्षार है, तो सूचक का चयन किसके आधार पर होगा? प्रबल शब्द के आधार पर। तो प्रबल शब्द के आधार पर होगा तो इसके लिए कौन हो जाएगा? फिनोक्सिलीन उपयोग किया जाएगा, HPH फिनोक्सिलीन। अच्छा, जैसे आप लोगों को वो बोले Na2CO3 प्लस HCl दोनों मिला दिए, Na2CO3 प्लस HCl के अनुमापन के लिए कौन सा सूचक उपयोग होगा? तो Na2 जो CO3 है ये बन रहा है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, Na प्रबल क्षार है और H2CO3 दुर्बल अम्ल है, और HCl क्या है? प्रबल अम्ल। तो अब एक तरह से इसमें दो अम्ल हो गए, H2CO3 और HCl। Na जो है प्रबल क्षार है, HCl प्रबल अम्ल हो गया, और एक और H2CO3, तो अम्लों की संख्या 2 हो गई। तो ऑटोमेटिक ओवरऑल देखें तो अम्ल की प्रबलता ज्यादा हो गई, 2 अम्ल मिल गए, अम्ल की प्रबलता ज्यादा हो गई। तो अब यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा मेथिल ऑरेंज। तो 2 मिल जाते तो प्रबलता आपको किसकी देखनी है वो हिसाब से देखेंगे, बाकी किस प्रकार का लवण है हम सूचक का चयन कर लेंगे। बात अपन कर रहे हैं पीएच की, ये इंपॉर्टेंट है पीएच, जनरली एक क्वेश्चन आता ही आता है लगभग यहाँ से पीएच से। तो पीएच की अपन बात कर रहे हैं, इसकी खोज की थी पीएच की सोरेनसन ने। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। तो पीएच क्या होती है? किसी भी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक pH कहलाता है। किसी भी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। मतलब pH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस, ऋणात्मक लघु गुणक का मतलब माइनस लॉग। तो किसी भी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को pH कहते हैं। अच्छा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कोई चीज माइनस में होती है लॉग के साथ तो भाग में चली जाती है, तो उसको ये भी लिखा जा सकता है लॉग 1/H प्लस। तो pH बराबर क्या हो गया? माइनस लॉग H प्लस, या pH बराबर लॉग 1/H प्लस। इसी तरीके से दूसरी चीज हमारे पास इसमें होती है POH। अम्लों के लिए pH ज्ञात की जाती है, क्षार के लिए POH ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो POH बराबर वही क्या हो जाएगा? OH माइनस आयनों की सांद्रता के
ऋणात्मक लघुगुणक को POH कहते हैं। OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। जैसे POH, किसी भी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं और H प्लस आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को pH कहते हैं। तो POH क्या होगा? POH बराबर माइनस लॉग OH माइनस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक POH होता है। अब इसको हम नीचे ले लें माइनस में, इसलिए तो log OH माइनस तो pH क्या होती है? H प्लस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक pH, और POH क्या होती है? OH माइनस आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक POH होता है। अम्ल के लिए अपन pH ज्ञात करेंगे, क्षार के लिए POH ज्ञात करेंगे। कैसे क्या होता है आगे देखते हैं इसमें। क्या रहता है देखिए, कमरे के ताप पर कमरे का ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कमरे के ताप पर किसी भी विलयन में या जल में H प्लस आयन की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। इसी तरीके से जितनी H प्लस की सांद्रता होती है उतनी ही OH माइनस की सांद्रता होती है। जल में H प्लस और OH माइनस आयनों की सांद्रता बराबर होती है। H प्लस की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है, OH की सांद्रता भी 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होगी। अच्छा, अब इसकी सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है, तो pH कितनी होगी? 7। घात नीचे ले आओ सीधे। pH के लिए आप क्या करोगे? घात वही अपन ध्यान है, p के पावर नीचे, तो सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है, तो pH कितनी? 7। इसी तरीके से OH की सांद्रता 1 × 10⁻⁷ है, तो POH कितनी? 7। तो कमरे के ताप पर जल में H प्लस की सांद्रता 1 × 10⁻⁷, तो pH 7 और POH भी 7, इसलिए जल उदासीन रहता है। मतलब तो टोटल अपन देखें तो pH प्लस POH बराबर कितना हो गया? 14। और इतना ही मान किसका होता है? pKw का मान भी 14 होता है। तो कमरे के ताप पर अपन देख रहे हैं pH प्लस POH बराबर कितना होता है? 14। अब अम्ल के लिए pH ज्ञात की जाती है, क्षार के लिए POH ज्ञात की जाती है। यदि किसी क्षार के लिए pH पूछा है तो POH निकालेंगे, उसको 14 में से माइनस कर देंगे, तो pH बराबर 14 माइनस POH। pH बराबर 14 माइनस POH। अच्छा, अब दूसरी चीज अपन इसमें देखें कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर H प्लस की सांद्रता 1 × 10⁻⁻⁶ मोल प्रति लीटर, तो pH कितनी हो गई? 6। इसी तरीके से OH माइनस आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर, तो POH कितनी हो गई? 6। अच्छा, तो pH प्लस POH कितनी हो गई? 12। वो भी pKw भी 12 होता है 90 पर, तो pH बराबर यहाँ से निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस POH। तो कमरे के ताप पर pH और POH 7-7 होते हैं, टोटल 14। 90 पर 6 और 6 होते हैं, टोटल 12। अब आप देख रहे हैं पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप था, 90 हो गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सांद्रता 10⁻⁷, 90 पर -6। यहाँ पर pH और POH 14 और यहाँ पर pH और POH 12। इसका मतलब ताप बढ़ा तो सांद्रता तो बढ़ती है,
लेकिन पीएच और पीओएच का मान कम होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। ताप बढ़ने पर H प्लस एवं OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन पीएच तथा पीओएच का मान घटता है। तो ताप बढ़ने पर H प्लस एवं OH माइनस आयन की सांद्रता बढ़ती है, लेकिन पीएच तथा पीओएच का मान घटता है। ओके, तो अपने को पता चल गया कि यदि ताप बढ़ेगा तो H या OH की सांद्रता बढ़ेगी तो pH या pOH का मान कम होगा। ठीक है, उल्टा करें कि ताप कम होगा तो H प्लस या OH माइनस की सांद्रता कम होगी, तो pH या pOH का मान बढ़ेगा। अब सांद्रता में और उसमें कैसा क्या परिवर्तन होता है, तो pH में परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन। यदि pH में 1 का परिवर्तन होता है, pH में 1 का, चाहे वो घटे चाहे बढ़े, pH में 1 का परिवर्तन होगा तो सांद्रता 10 गुना परिवर्तित होगी। pH में यदि 1 का परिवर्तन होगा तो सांद्रता 10 गुना परिवर्तित होगी। जैसे माना कि pH 1 कम हो गया तो सांद्रता 10 गुना बढ़ जाएगी, pH 1 बढ़ गया तो सांद्रता 10 गुना कम हो जाएगी। मतलब pH घटेगा बढ़ेगा तो उसी के बेसिस पर pH बढ़ेगा तो सांद्रता कम, pH कम होगा तो सांद्रता ज्यादा। लेकिन कितनी, pH में 1 का परिवर्तन होगा तो सांद्रता 10 गुना परिवर्तित होगी। यदि pH में 2 का परिवर्तन होगा तो सांद्रता में 100 गुना परिवर्तन होगा। यदि pH में 3 का परिवर्तन होगा तो सांद्रता में 1000 गुना परिवर्तन होगा। मतलब जितना pH में परिवर्तन होगा उतनी 0 1 के ऊपर रख देनी है। जितना pH में परिवर्तन होगा उतनी 0 1 के ऊपर रख देनी। 1 का हुआ तो 1 पर 1 0, 2 का हुआ तो 1 पर 2 0, 3 पर हुआ तो 1 पर 3 0। 1 का परिवर्तन था 10 गुना, 2 का है तो 100 गुना, 3 है तो 1000 गुना। बट परिवर्तन क्या होगा, pH बढ़ रहा है तो सांद्रता कम होगी और pH कम हो रहा है तो सांद्रता बढ़ेगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आया था 2016 या 17 में आया था, जेट में क्वेश्चन आया था कि किसी विलयन की pH 4 से 2 कर दी। किसी विलयन की pH 4 से 2 कर दी तो सांद्रता हो जाएगी विलयन की pH 4 से 2 कर दी, सांद्रता हो जाएगी। ऑप्शन हमारे पास थे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना और 1/100 गुना। तो आप देख रहे pH 4 से 2 हो गई, मतलब pH कम हुई है। pH कम हुई है तो सांद्रता बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, पर परिवर्तन कितने का है, 2 का, 1 पर 2 0, मतलब 100 गुना। यदि 1 कम होती तो 1/100 हो जाए, तो इसलिए आंसर हो गया 100 गुना। तो pH कम होगी तो सांद्रता बढ़ेगी और pH बढ़ेगी तो सांद्रता कम होगी। कितनी,
जितना पीएच में परिवर्तन हो रहा है उतनी 0 1 पर रख देंगे, उतनी कम ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? गुड। बात करें अपन पीएच स्केल की। पीएच स्केल होती है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक होती है पीएच स्केल। अब यदि पीएच 7 है, पीएच 7 पर विलयन उदासीन होता है, उदासीन प्रकृति होते हैं पीएच 7 पर। 7 से 14 की ओर जाते हैं तो क्षारीय गुण बढ़ता है, मतलब पीएच 7 से बढ़ ज्यादा होगी तो क्षारीय गुण बढ़ेगा। 14 पीएच पर प्रबलतम क्षार होगा। यदि आप 7 से कम नीचे की ओर आ रहे हैं 0 की ओर तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और यदि पीएच 0 है तो वो प्रबलतम अम्ल होगा। और पीएच 0 कब होती है? जब सांद्रता 1 होती है। यदि सांद्रता 1 हो तो पीएच का मान 0 होता है। तो जिस अम्ल के लिए सांद्रता 1 होगी वो प्रबलतम अम्ल होगा, क्योंकि उसकी पीएच 0 होगी, क्योंकि log 1 का मान 0 होता है। ठीक है, इसलिए एक सांद्रता पर पीएच 0 होती है। तो जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक होता है। 7 पर उदासीन, 7 से ऊपर जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, 7 से नीचे आएंगे तो क्षारीय 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, और 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। देखिए अपन भिन्न भिन्न प्रकार के विलयनों की पीएच या पीओएच कैसे ज्ञात करेंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयनों की पीएच या पीओएच ज्ञात करना, सबसे पहले अपन ले रहे हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पीएच तथा पीओएच ज्ञात करना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की पीएच तथा पीओएच ज्ञात करना। तो सबसे पहली बात तो यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है तो उसकी पीएच ज्ञात करने के लिए हमें सांद्रता नॉर्मलता में लेनी पड़ती है। सांद्रता यहाँ पर नॉर्मलता में उपयोग की जाती है। यदि सांद्रता को मोलरता में दे रखा हो, सांद्रता को मोलरता में दे रखा हो तो उसे नॉर्मलता में बदला जाएगा। और मोलरता को नॉर्मलता में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो अम्ल या क्षार में कितने एच या OH हैं, एच या OH की संख्या को मोलरता से गुणा कर देंगे। अम्ल के एच, अम्ल में एच होंगे, क्षार में OH होंगे, तो अम्ल या क्षार के एच या OH की संख्या को मोलरता से गुणा कर देंगे तो नॉर्मलता में बदल जाएगी। एच की संख्या मतलब होती है क्षारकता, OH की संख्या होती है अम्लता। अम्लता या क्षारकता को मोलरता से गुणा कर देते हैं। फिर अपने पास पीएच या पीएच कैसे निकालेंगे, जो सांद्रता दी जाएगी उसमें से घात माइनस गुणा की गई संख्या का लॉग मान, पीएच निकल जाएगा सीधा, बाकी लॉग लेके निकालते हैं। अब कुछ लॉग मान अपने को ध्यान रखने हैं। लॉग 1 का मान 0 होता है, लॉग 2 का मान 0.3010 होता है, लेकिन अब तो 2 डिजिट में ध्यान रखो। लॉग 2 का मान 0.30, लॉग 3 का मान 0.4771 होता है, लेकिन 2 डिजिट में ध्यान रखनी है। तो लॉग 3 का मान 0.47, इसी तरीके से लॉग 5 का मान 0.69 की जगह 0.70 भी ले लोगे तो भी चल रहा है। ठीक है, लॉग 7 का मान 0.84, लॉग 9 का मान 0.95, लॉग 10 का मान 1, 100 का मान 2, 1000 का मान 3, मतलब 1 के ऊपर जितनी जीरो होंगी उतना ही उसके लॉग का मान होगा। अब बोला सर बीच में तो बहुत सारी संख्या रह गई, उनका अपन लॉग मान कैसे निकालेंगे। तो देखो चाहे किसी भी संख्या का अपन लॉग मान निकाल सकते हैं इनके आधार पर ही। वो जैसे अपने को कह दे कि log 6 का मान क्या होगा, तो log 6 का मान, अच्छा log 2 का मान 2 का हो गया 4 का, log 4 के साथ 2 इंटू 2, जिन संख्याओं से गुणा करने पर आ रहा है उनको log मान को जोड़ देते हैं। तो log 2 का मान 0.30 प्लस 0.30, तो 0.60 हो गया log 4 का मान। तो जो संख्या का लॉग मान निकालना है उसको छोटी संख्या में तोड़ दो, और जिन संख्याओं पे गुणा करने से वो आ रहा है उनके लॉग मान को जोड़ दो। ठीक है, तो जैसे 6 है तो 6 कैसे आएगा, 2 इंटू 3, तो log 2 का मान 0.30 प्लस log 3 का मान 0.77 हो गया। जैसे log 15 का मान अपने को निकालना है, तो log 15 कैसे आ रहा है, 5 इंटू 3, तो log 5 का मान कितना होगा 0.69, और 3 का मान होगा 0.47, तो
0 पॉइंट मतलब 1.16 हो गया। log 18 का मान, log 18 का तो कैसे रहा 2 इंटू 9, तो log 2 का मान और log 9 का मान जोड़ दो। तो किसी भी संख्या का log मान निकालना है तो क्या करेंगे, उनको टुकड़ों में तोड़ देंगे और उन छोटी संख्या के log मान को जोड़ देंगे, उसका किसी का भी log मान निकल जाएगा। अब अपन देखें कि pH अपन कैसे निकाल रहे हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन आए 3 इंटू 10 की घात माइनस 4 NaCl का pH क्या होगा। 3 इंटू 10 की घात माइनस 4 NaCl का pH क्या होगा। तो ये जो अम्ल है HCl, अम्ल है तो आपको जो दे रखी है वो H की सांद्रता दे रखी है, और ये क्षार होता तो ये OH की सांद्रता दे रखी है। मतलब आपको इसने यहाँ पर ये H की सांद्रता दे दी, H प्लस बराबर कितना है 3 इंटू 10 की घात माइनस 4। तो pH कैसे निकालेंगे, घात माइनस गुणा की गई संख्या का log मान। घात कितना है 4 माइनस log 3, 4 में से log 3 का मान घटा दिया 0.47, कितना आ गया 3.53 आंसर हो गया। तो सीधा सा तरीका है, आप क्या करोगे, घात माइनस गुणा की गई संख्या का log मान कर दोगे, हमारे पास pH निकल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखने की बात है कि अम्ल के लिए निकालोगे pH और क्षार के लिए निकालोगे POH। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको वो बोले कि 0.002 m H2SO4 की pH क्या होगी। तो पहले तो इसको आप घात में बदलो, घात में बदलने के लिए क्या करेंगे, H प्लस बराबर जो संख्या है लास्ट में वो संख्या लिख देंगे। पहले संख्या कितनी है 2, उसके बाद इनटू करके 10 की घात माइनस, पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक है उतनी माइनस लिख देंगे। पॉइंट के बाद टोटल अंक है 1 2 3, जितने पॉइंट के बाद टोटल अंक है उतनी माइनस, पॉइंट के बाद 3 है तो घात 3। और ये किसमें m मोलरता में दे रखी है, m मोलरता। अब मोलरता में हमें तो सही है, सांद्रता किसमें चाहिए, नॉर्मलता में। तो मोलरता को नॉर्मलता में बदलेंगे h की संख्या से गुणा करके। h की संख्या से गुणा करेंगे क्या जाएगा 2, h की संख्या 2 है और ये कितनी हो गई 2 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो h प्लस बराबर कितना हो गया 4 इंटू 10 की घात माइनस 3। तो pH कितना हो गया, घात माइनस गुणा की गई संख्या का log मान। तो pH कितना हो गया 3 माइनस 0.7, तो कितना आ गया 2.40 इसकी pH हो गई। ठीक है, जैसे अपने पास क्वेश्चन होता कि क्वेश्चन जैसे जेट में आया था 2015 में 0.001 NaOH की pH। अब पहली बात तो देखो KOH क्या है, बेस, क्षार है, क्षार है तो जो ये सांद्रता होगी किसकी होगी, OH की होगी। और कितनी हुई, संख्या 1 है, 1 इंटू 10 की घात माइनस 3। क्षार के लिए निकाला जाता है POH, OH है तो POH निकलेगा, POH कितना है 3, घात आगे आ गई, log 1 का मान 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 ही आएगा। तो POH कितनी हो गई 3। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है pH, pH निकालने के लिए POH को 14 में से माइनस करेंगे तो 14 माइनस POH बराबर 14 माइनस 3 बराबर 11। जैसे हमारे पास क्वेश्चन होता कि 0.03 m, 0.03 m मतलब मोलरता में दे दी सांद्रता, PaOH के होल ट्वाइस की pH क्या होगी। तो ये भी क्या है, क्षार है, तो सांद्रता किसमें दी है, OH में। OH की सांद्रता इसमें कितनी हो गई, पहले लिखेंगे संख्या को इंटू 10 की घात माइनस, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो 2,
अब OH कितने 2, M को N में बदलेंगे तो OH की संख्या से गुणा करेंगे, क्या हो गया OH माइनस बराबर 2 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस 2, OH बराबर 6 इंटू 10 की घात माइनस 2, तो POH बराबर 2 घात माइनस log 6, क्या आ गया 2 माइनस log 6 का मान 0.77 log 2 और log 3 का, तो ये कितना आ गया POH बराबर 1.23। अब हमें चाहिए pH, तो pH बराबर 14 माइनस 1.23, तो कितनी आ गई 12.77। इस तरीके से अपन प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की pH निकाल सकते हैं। अगले जो दूसरे प्रकार का और विलयन है उनका अपन कल बताएंगे, इतना एक बार आप देखेंगे इसको।